सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, आज के इस सेशन में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रासो साहित्य, जिसको चारण साहित्य भी कहा जाता है। रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहा जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जैन साहित्य के बारे में। आदिकाल की जो चार प्रमुख शाखाएं हैं, नाथ, सिद्ध, जैन और रासो, इसमें आज अंतिम जो चरण है वो है रासो साहित्य का। आचार्य शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल ने जो रासो साहित्य है इसका विवरण किसके अंतर्गत दिया है? वीरगाथा काल के अंतर्गत। और देखिए, जो रासो ग्रंथ है इनकी अगर मूल विषय वस्तु की हम बात करें तो इनका संबंध क्या है? राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। रासो जो कवि है इनका मूल उद्देश्य रहा है उस समय के राजाओं के चरित्र की प्रशंसा करना, राजाओं के चरित्र का ये वर्णन करते थे। रासो काव्य में वीर रस प्रदान है। कौन सा रस? वीर रस प्रदान रहा। देखिए, मूलतः जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत के रास शब्द से हुई है। मूलतः जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत के रास शब्द से हुई है। किस शब्द से? रास शब्द से रासो शब्द बना है। आचार्य शुक्ल ने बीसलदेव रासो में उल्लेखित निम्न पद के आधार पर रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन मानी है। कौन सा पद है वो? देखिए, ये पद। इस पद के आधार पर जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? रसायन से। रसायन से। और इसी मत के पक्षधर रहे जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी आचार्य शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से। दोनों विद्वानों ने रसायन से मानी है। किस पद के आधार पर? ये देखिए, शुक्ल ने इस पद के आधार पर माना है 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालहर रसायन आरंभ है शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। इसमें जो रसायन शब्द आया है इसी के आधार पर आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा व चंद्रबली पांडे, ये जो तीन विद्वान हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा और चंद्रबली पांडे, इन्होंने मानी है रासक शब्द से। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रासक से। किससे मानी है? रासक से। और गारसा दत्तासी जो विद्वान है इन्होंने मानी है राजसुई से। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसुई से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रसिक से माना है। कविराज श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। हरप्रसाद शास्त्री, विंदेश्वरी प्रसाद पाठक ने राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्दों से रासो की उत्पत्ति मानी है। आचार्य शुक्ल और ग्रियर्सन ने रसायन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, चंद्रबली पांडे रासक से, गारसा दत्तासी रासुई से, नरोत्तम स्वामी ने रसिक से मानी है। कविराज श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से, हरप्रसाद शास्त्री, विंदेश्वर प्रसाद पाठक ने राजयश से। तो इनको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस विद्वान ने किस शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसलदेव रासो है। चलिए आगे बात करते हैं रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। रासो साहित्य की जो भी काव्य रचनाएं लिखी गई है कवियों द्वारा, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं प्रमुख थी? देखिए, सबसे पहली विशेषता है संदिग्ध व अर्ध प्रामाणिक रचनाएं। संदिग्ध व अर्ध प्रामाणिक रचनाएं। तो प्रामाणिकता में संदेह रासो साहित्य की एक विशेषता प्रमुख रही है। यानी आदिकाल के अंतर्गत जो अधिकांश रासो साहित्य है उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख रचना है वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ ही वास्तव में जाली ग्रंथ है। तो जो प्रधान ग्रंथ है, एक मुख्य ग्रंथ है रासो साहित्य का, पृथ्वीराज रासो, उस ग्रंथ को भी अप्रामाणिक माना गया है।
तो बाकी रासो जो ग्रंथ है उनके संबंध में तो संदेह की स्थिति बनी हुई है ही। ऐतिहासिकता का अभाव, कल्पना का समावेश, ऐतिहासिकता का अभाव और कल्पना का समावेश। रासो साहित्य के जो चरित्र नायक है वो ऐतिहासिक व्यक्ति थे, किंतु उनके जो काव्य ग्रंथ है उनमें ऐतिहासिकता का बिल्कुल भी समावेश नहीं। उन्होंने ऐतिहासिकता की बिल्कुल भी रक्षा नहीं की है। इन ग्रंथों में तथ्य कम है, सिर्फ कल्पना का समावेश अधिक है। और इसी प्रकार से ऐतिहासिक भ्रांतियां इसलिए उत्पन्न हुई है। इन रासो ग्रंथों के संबंध में ऐतिहासिक जो तथ्य है वो मेल नहीं खाए, इसी प्रकार से ये संदिग्ध माने गए हैं। इन ग्रंथों के जो रचयिता है, जो रचनाकार है, इन्होंने जिस प्रकार से यानी जो इन्होंने वर्णन किया है वो इतिहास के तथ्यों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। तो इस प्रकार से ये रचनाएं संदिग्ध मानी गई है, इनमें ऐतिहासिकता अभाव है और इन्होंने कल्पना का समावेश किया है। जिस भी राजा के दरबार में रहते थे उन राजाओं की इन्होंने बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। युद्धों व प्रेम का सजीव वर्णन, युद्धों व प्रेम का सजीव वर्णन। तो रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध का वर्णन बिल्कुल सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध के वर्णन का प्रसंग आया है वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कवि ने युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है, जैसे कवि आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। संकुचित राष्ट्रीयता और मानसिकता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, परंतु इसमें जो ये राष्ट्रीयता की भावना है वो नगण्य है। राष्ट्रीयता की भावना का यहाँ पे अभाव रहा है। उस समय देश में, उस समय तत्कालीन राष्ट्रों में जो देश प्रेम की भावना थी वो इन कवियों ने बिल्कुल संकुचित दृष्टि से दर्शाई है। और इनकी जो मानसिकता थी वो केवल दरबारी साहित्य के अंतर्गत रह गई। राजाओं की प्रशंसा करना, उनकी बड़ा चढ़ाकर बातें लिखना वहीं तक सीमित हो गई, राष्ट्रीयता बिल्कुल भी ना रही। वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता, वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता। तो रासो ग्रंथ में यद्यपि अनेक रसों का समावेश हुआ है, प्रधान रस की बात करें तो वीर रस है। और वीर और श्रृंगार आप दोनों माने, वीर और श्रृंगार रस की रासो साहित्य में प्रधानता रही है। और युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना एक महत्वपूर्ण बन गई, यानी वीर रस प्रधान वैसे हो गया। नारी के वीर रूप का वर्णन, नारी के वीर रूप का वर्णन। तो देखिए जैसे बीसलदेव रासों में राजमती है, पृथ्वीराज रासों में संयोगिता है, इन नारियों की वीरता का वर्णन किया गया है। आश्रयदाताओं के शौर्य व ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन वही बात है। सामंती जीवन की संपूर्ण झलक व जनजीवन के प्रति उपेक्षा का भाव, सामंती जीवन उस समय का जो जनजीवन है वहाँ पे क्या हलचल है, क्या कुछ हो रहा, उसके प्रति इस समय के कवियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा है, बिल्कुल यहाँ पे उपेक्षा का भाव रहा है। प्रकृति का आलंबन व उद्दीपन दोनों रूपों में यहाँ पे चित्रण किया गया है। प्रबंध एवं मुक्तक दोनों रूपों में काव्य रचना की, यानी प्रबंध काव्य भी लिखे गए और मुक्तक काव्य भी लिखे गए। भाषा व छंदों का विविध मुखी प्रयोग, विविध मुखी प्रयोग का मतलब यानी भाषा व छंदों का अनेक प्रकार से प्रयोग की, अनेक छंदों के यहाँ पे इन रचनाओं में प्रयोग किया गया और अलग अलग भाषाओं जैसे डिंगल शैली है, पिंगल शैली का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया। इनमें अपभ्रंश के चरित्र काव्य की कथानक रूढ़ियाँ एवं काव्य रूढ़ियाँ प्रयुक्त हुई है, जैसे संवाद तत्व, सुख सुखी संवाद आदि, इस प्रकार से। तो ये कुछ रासो साहित्य की विशेषताएं थी जिनको ध्यान में रखिएगा। अब आगे बात करते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ, यानी रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। क्रम से इनको देखेंगे। सबसे पहले एक नंबर पर आती है खुमाण रासो, सबसे पहले आती है खुमाण रासो। इसका समय है 9वीं शताब्दी। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुमाण रासो का समय क्या है, 9वीं शताब्दी। लेखक दलपत विजय, खुमाण रासो के लेखक कौन है, दलपत विजय। इसकी भाषा है डिंगल, खुमाण रासो की भाषा क्या है, डिंगल भाषा।
वीर रस की इसमें प्रधानता रही है। 5000 छंदों का ये एक प्रबंध काव्य है। कितने छंदों का? 5000 छंदों का ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। किस संग्रहालय में? पूना के संग्रहालय में इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। राजाओं की प्रशंसा इस काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। राजाओं की प्रशंसा इस काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस, दोनों रस की इसमें समावेश है। वीर और श्रृंगार, ध्यान में रखिएगा, वीर और श्रृंगार की धारा भी आदि से अंत तक चली है। दोहा, सवैया, कवित छंद प्रयुक्त हुए। दोहा, सवैया और कवित छंद इसमें प्रयुक्त हुए। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। वीर रस प्रधान है, डिंगल शैली है इसमें। फिर आगे देखिए, इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू, बगदाद के खलीफा अल मामू व चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन है। क्वेश्चन अगर इस प्रकार से बने कि किस रासो ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू व चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन है, तो उत्तर होगा खुमान रासो। इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है। अभी पिछले फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि किस रासो रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है, उत्तर होगा खुमान रासो। तो इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है। किस आधार पर? देखिए, राजस्थान के जो वृत्त संग्रह है इनमें इस रचना को, खुमान रासो को, वैसे आचार्य शुक्ल ने 9वीं शताब्दी का माना है, लेकिन राजस्थान के जो वृत्त संग्रह उनमें इस रचना को 17वीं शताब्दी की रचना बताया गया है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ के नरेश राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। तो इसी आधार पर इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को आदिकालीन अर्थात रासो साहित्य की परंपरा में नहीं रखा है। शुक्ल ने इस ग्रंथ को रासो साहित्य की परंपरा में नहीं रखा है। तो क्वेश्चन बने, किस रासो ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने रासो साहित्य की परंपरा में नहीं रखा है, उत्तर होगा खुमान रासो। संदेशा पिन साहिबा पाछो फिरिए न देह, पंछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदेह। ये जो पंक्तियां हैं ये खुमान रासो की पंक्तियां हैं। अगली जो रचना है रासो साहित्य के अंतर्गत दूसरे नंबर पर बीसल देव रासो। इसका जो समय माना गया वो है विक्रम संवत 1212 अर्थात 1155 ईस्वी, 12वीं शताब्दी। इसके लेखक है नरपति नाल है। बीसल देव रासो के लेखक नरपति नाल है। देखिए, 1272 मझारी जेठ बदी 9वीं बुधवारी नाहले रसायन आरंभ है शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। इन पंक्तियों के आधार पर इस रचना का जो रचना काल है वो आचार्य शुक्ल ने माना है विक्रम संवत 1212 अर्थात 1155 ईस्वी। इन पंक्तियों में देखिए 1272, यहाँ से अर्थ आचार्य शुक्ल ने 1212 लिया है। 1272 से आचार्य शुक्ल ने अर्थ क्या लिया है? विक्रम संवत 1212 लिया है। कुछ विद्वानों ने 1220 भी माना है, जैसे ये मिश्र बंधु विनोद में इसका अर्थ 1220 लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने इसका समय 1212 विक्रम संवत 1155 ईस्वी, और साथ में नगेंद्र ने भी यही समय माना है 1155 ईस्वी। मिश्र बंधु में देखिए मिश्र बंधुओं ने 1220 माना है। माता प्रसाद गुप्त ने इसका समय 14वीं शताब्दी माना है और मोतीलाल मेनारिया ने 16वीं शताब्दी। अभी पिछली जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई है उसमें ये क्वेश्चन आया था। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बीसलदेव रासो जो रचना इसका समय काल क्या है, तो 16वीं शताब्दी। तो आगे भी क्वेश्चन बन सकता है, आचार्य शुक्ल के अनुसार बीसलदेव रासो का समय क्या है, विक्रम संवत 1212 या 12वीं शताब्दी विकल्प में हो सकता है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार भी पूछा जा सकता है 14वीं शताब्दी, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस रचना को, किस रचना को, बीसलदेव रासो को हमीर के समय की रचना कहा है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें
प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार, वीर रस नहीं है। यहाँ पे प्रधान रस की बात करें तो श्रृंगार रस है। यह एक वीर गीत मुक्तक काव्य रचना है जिसमें कुल 128 छंद है। कितने छंद है इसमें? 128 छंद। फिर आगे देखिए, बिसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था। इसकी भाषा कौन सी है? डिंगल शैली। बिसलदेव रासो की भाषा डिंगल शैली। इसकी रचना पिंगल शैली मानी जाती है एवं राजस्थानी एवं मध्य देश की भाषा का प्रयोग है। ये यहाँ पे पिंगल नहीं है, डिंगल पड़िएगा, डिंगल शैली। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रासो रचना से माना जाता है? बिसलदेव रासो। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन बिसलदेव रासो में। आचार्य शुक्ल ने इस रचना के संबंध में कहा है, यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। किस रचना के बारे में कहा आचार्य शुक्ल ने? बिसलदेव रासो। फिर आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं, राजस्थानी है। आचार्य शुक्ल ने कहा है इस ग्रंथ के बारे में, बिसलदेव रासो के संबंध में। फिर आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इस रासो ग्रंथ के संबंध में आचार्य शुक्ल ने यह बात कही है कि यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। उत्तर होगा बिसलदेव रासो। इसमें नायक कौन है? अजमेर के चौहान वंश के राजा बिसलदेव तृतीय, जिनको विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। तो इस रचना के नायक है बिसलदेव तृतीय। नायिका है राजमती, मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती इस रचना की नायिका है। इस रचना में सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि, रुचि नहीं है, ध्यान रखिएगा, रुचि नहीं है, अरुचि, यानी सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण इस काव्य में मिलता है। मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। मेघदूत और संदेश राशक जो रचना है वहाँ की संदेश परंपरा भी इस ग्रंथ में मिलती है। बिसलदेव रासो जो रचना है इसके 4 खंड मिलते हैं। कितने खंड? 4 खंड। देखिए, प्रथम खंड में क्या है? बिसलदेव तृतीय और राजमती के विवाह का वर्णन। सबसे जो पहला खंड है, प्रथम खंड है, इसके खंड कितने? 4। तो पहले खंड में बिसलदेव तृतीय और राजमती का विवाह का वर्णन है प्रथम खंड में। दूसरे खंड में क्या है? राजमती से रूठकर बिसलदेव का उड़ीसा की ओर प्रस्थान। फिर साहब विवाह करके कहाँ चले गए? उड़ीसा चले गए, हनीमून पे चले गए। ध्यान रखिएगा, विवाह करके ये हनीमून पे कहाँ गए? उड़ीसा में। कितने वर्ष तक रहे वहाँ पे? 1 वर्ष तक हनीमून मनाया। तीसरे खंड में देखिए क्या है? राजमती का विरह वर्णन। तो जब साहब उड़ीसा चले गए, राजमती का ये विरह वर्णन और बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना। 12 वर्ष तक राजमती बिसलदेव के विरह में दुखी रहती है। यहाँ देखिए, मैंने हनीमून की बात की है, लेकिन अकेले ही गए थे साहब, रूट कर गए थे, राजमती को साथ में नहीं लेकर गए। बिसलदेव तृतीय उड़ीसा गए थे, अकेले ही गए थे, राजमती से रूट कर। और फिर राजमती ने 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक बिसलदेव का इंतजार किया। बिसलदेव के विरह में ये दुखी रही 12 वर्ष तक। तो तीसरे खंड में क्या दिया है? राजमती के विरह का वर्णन और बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना। चौथा जो खंड है उसमें राजा भोज अपने पुत्री को अपने घर ले गया और बिसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ ले आना। चौथे खंड में वर्णन क्या है कि राजा भोज अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना और फिर बिसलदेव का वहां पर आना और फिर राजमती को चित्तौड़ लाना। ये बातें हैं चारों खंडे में। तो किसी भी खंड से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिसलदेव रासो के प्रथम खंड में क्या बताया गया? दोनों के विवाह का वर्णन।
द्वितीय खंड में उड़ीसा चले गए साहब, रानी से रूठ के अकेले हनीमून पे। तीसरे खंड में क्या हुआ, राजमती के विरह का वर्णन, उन्होंने 12 वर्ष तक विशलदेव का इंतजार किया, तो विरह का वर्णन और विशलदेव का उड़ीसा से लौटना। चौथे खंड में राजा भोज राजमती को अपने घर ले गया, विशलदेव वहां पे पहुंचे, वापस चित्तौड़ ले आए। तो चारों ध्यान में रखिएगा। राजा विशलदेव के वीर चरित्र का वर्णन इनके राजकवि सोमदेव के द्वारा स्वरचित संस्कृत नाटक ललित विग्रह राज में किया गया है। तो ये विशलदेव जो रासो रचना है, इसके संबंध में जानकारी थी। अगली तीसरी जो रचना है रासो रचना, वो आती है परमाल रासो। तीसरे नंबर पर परमाल रासो। समय ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत 1230 है, यानी 13वीं शताब्दी। और इसके लेखक है जगनिक। वीर रस की ये रचना है, लेखक जगनिक और वीर रस। जगनिक महोबा के राजा परमर्दी देव का आश्रित कवि था। इस रचना के जो लेखक जगनिक है वे कौन थे, महोबा के राजा परमर्दी देव का आश्रित कवि था। एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे संबंधित कि किस रासो रचना के लेखक महोबा के राजा परमर्दी देव का आश्रित कवि था। उत्तर क्या होगा, परमाल रासो। देखिए प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है। इसमें महोबा के दो वीर आल है व उदल के सूर्य का वर्णन किया गया। यह उत्तर प्रदेश में आलह खंड के नाम से प्रचलित है। कौन सी रचना, परमाल रासो। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन देखिए 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट के द्वारा आलह खंड के नाम से करवाया गया। परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट के द्वारा आलह खंड के नाम से करवाया गया। नागरी प्रचारणी सभा से श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो नाम से प्रकाशन करवाए। इसके बाद में श्याम सुंदर दास ने भी इसका प्रकाशन करवाया। किस नाम से, परमाल रासो नाम से, नागरी प्रचारणी सभा से। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह एक अर्ध प्रामाणिक काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को क्या माना है, अर्ध प्रामाणिक रचना। 12 बरी से ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियारे, बरी से 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिकार। इन पंक्तियों में वीरता का वर्णन किया गया। तो ये पंक्तियां किस रचना से हैं, परमाल रासो से। किस रचना से, परमाल रासो से। फिर आती है रासो साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। समय क्या है, 12वीं शताब्दी। पृथ्वीराज रासो का समय 12वीं शताब्दी। इसके लेखक है चंद्रबरदाई। लेखक कौन है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का जन्म आचार्य शुक्ल के अनुसार 1168 ईस्वी। चंद्रबरदाई का जन्म शुक्ल के अनुसार 1168 ईस्वी। महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में। चंद्रबरदाई का मूल नाम बलिध्येय या पृथ्वी भट्ट है। मूल नाम क्या है, बलिध्येय या पृथ्वी भट्ट है। इस रचना की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी। पृथ्वीराज रासो जो रचना, इसकी भाषा क्या है, ब्रज मिश्रित राजस्थानी। इसमें 69 समय जो सरग होते हैं उनको इसमें क्या कहा गया, समय। तो इसमें 69 समय या सरग है। 68 प्रकार के इसमें छंद है। कितने प्रकार के, 68 प्रकार के। और वीर व श्रृंगार दोनों रसों की इसमें प्रधानता है, वीर व श्रृंगार। इस रचना में देखिए शैली कौन सी है, पिंगल शैली। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस रचना में पिंगल शैली का प्रयोग किया गया। यमक और अनुप्रास अलंकार की इसमें प्रधानता है, यमक और अनुप्रास अलंकार। काव्य स्वरूप क्या, यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। नरोत्तम स्वामी ने इसको मुक्तक रचना माना है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार क्या है, ये मुक्तक रचना और वैसे प्रबंधात्मक महाकाव्य। इस रचना के नायक कौन है, पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के तो ये पुत्र और सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान। श्रेणी क्या है इस नायक की, पृथ्वीराज चौहान जो इसके नायक है, इसकी श्रेणी क्या है, धीरोदात नायक। नायिका संयोगिता, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता जो कि पृथ्वीराज रासो की नायिका है, मुग्धा नायिका की श्रेणी के अंतर्गत। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य है तथा चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम महाकवि है। फिर आगे देखिए, छप्पे छंद
चंद्रवरदाई का सर्वप्रिय छंद माना जाता है। कौन सा? छप्पे छंद। इस ग्रंथ के उत्तरार्ध भाग को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया गया। पृथ्वी रासो का जो उत्तरार्ध भाग है, जो अंतिम भाग है, इसको किसने पूरा किया? चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन के द्वारा। एक पंक्ति इनके आधार पर देखिए, पुस्तक जलन हत दे चली गज नृप काज। तो इसके अंतिम भाग को किसने पूर्ण किया? जलहन ने। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? देखिए, महाभारत की तरह एक विशाल महाकाव्य। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को महाभारत की तरह एक विशाल महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो में वस्तु वर्णन का आधिक्य है। पृथ्वीराज के अगर पिता की बात करें, इस रचना के जो नायक है पृथ्वीराज, उनके पिता सोमेश्वर और माता कमला। इस ग्रंथ में, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में, पृथ्वीराज की माता का नाम क्या दिया है? कमला। वैसे माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। रासो ग्रंथ में कमला नाम आया, वैसे कर्पूरी देवी था। तो इसी तरह से इसकी प्रामाणिकता में संदेह है। ऐतिहासिक तथ्य मेल नहीं खा रहे। पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी था, रासो ग्रंथ में कमला दिया हुआ है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को भाटों की कल्पना मानते हैं? कोरी भाटों की कल्पना मानते हैं, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। फिर देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार यह पूरा ग्रंथ जाली ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुक्की समाद कहकर पुकारा। किस रचना को? पृथ्वीराज रासो को। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटनाकोश कहकर पुकारा। देखिए, ये रासो साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो तथ्य इससे संबंधित काफी मिलेंगे। कर्नल टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। कर्नल टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। नगेंद्र ने घटनाकोश कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुक्की समाद कहा है। आचार्य शुक्ल ने इसको जाली ग्रंथ कहा है। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य की संज्ञा दी है। बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य मानते हैं। फिर आगे देखिए, बच्चन सिंह ने इसे राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। डॉक्टर शंभुनाथ और दशरथ ओझा ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का महाभारत का, ये लीजिए, पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का महाभारत किसने कहा है? दशरथ ओझा और डॉक्टर शंभुनाथ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के जो पद्मावती समय है उसको प्रक्षिप्तांश अंश की संज्ञा दी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे पृथ्वीराज रासो से संबंधित। फिर आगे बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो जो रचना है, इसकी हस्तलिखित प्रतियों के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। कितने संस्करण? 4 संस्करण। पृथ्वीराज रासो रचना की हस्तलिखित जो प्रतियां हैं, इनके 4 संस्करण प्राप्त होते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर बनता है। प्रथम संस्करण की बात करें, जो पहला संस्करण है जिसको वृहद रूपांतरण कहा गया है, प्रथम संस्करण को वृहद रूपांतरण कहा गया है। इसमें देखिए गुणसूत्र समय है और 16,306 छंदों का ये प्राप्त हुआ है। प्रकाशक नागरी प्रचलन सभा काछी से 1585 में प्रकाशित हुआ प्रथम संस्करण, और इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो प्रथम संस्करण के संबंध में ध्यान रखें, गुणसूत्र समय 16,300 छंद 1585 ईस्वी में, और उदयपुर के संग्रहालय में ये सुरक्षित है। बात करते हैं द्वितीय संस्करण के संबंध में, जिसको कहा गया है मध्यम रूपांतरण। इसमें कुल 7,000 छंद और यह अप्रकाशित रहा है, प्रकाशित नहीं हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रति अबोहर एवं बीकानेर में सुरक्षित है। तीसरे संस्करण की बात करें, जिसको लघु रूपांतरण कहा गया है, इसमें 19 समय और 3500 छंद है। 19 समय 3500 छंद, और इसकी हस्तलिखित प्रति भी बीकानेर में सुरक्षित है, बीकानेर संग्रहालय। चौथा संस्करण, जिसको लघुत्तम रूपांतरण कहा गया, इसमें कुल 1300 छंद प्राप्त हुए हैं।
डॉक्टर दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त और अन्य विद्वानों ने भी इसी संस्करण को, जो चौथा संस्करण है, इसी को मूल रासो काव्य माना है। तो रासो साहित्य के किस संस्करण को विद्वानों ने मूल रासो काव्य माना है? चौथा संस्करण को। किस संस्करण को? चौथा संस्करण को। तो यहाँ से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण और चतुर्थ संस्करण। अब देखिए अगला जो पॉइंट आता है वो है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। 3 कैटेगरी बनती है, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किन किन विद्वानों ने माना है, अर्ध प्रामाणिक किन विद्वानों ने माना है और अप्रामाणिक किन विद्वानों ने माना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं, इस कैटेगरी में कौन कौन है। तो देखिए प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में सबसे पहला नाम आता है श्याम सुंदर दास, फिर है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, चंद्रबली पांडे, डॉक्टर दशरथ शर्मा, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र और मोतीलाल मेनारिया। ये जो 8 विद्वान हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? प्रामाणिक ग्रंथ माना है। फिर देखिए अर्ध प्रामाणिक, मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, अग्रचंद नाहटा। ये जो 5 विद्वान हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक माना है। क्या माना है? अर्ध प्रामाणिक। फिर बात करते हैं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद पुणे, डॉक्टर बुलर या वुलर, राम कुमार वर्मा, कविराज मुरारी दान। ये जो 7 विद्वान हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। क्या माना है? अप्रामाणिक माना है। अब क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनता है और बनेगा, किन विद्वानों ने प्रामाणिक माना है, किन विद्वानों ने अर्ध प्रामाणिक माना है, किन विद्वानों ने अप्रामाणिक माना है। और अब झंझट है याद करने का, याद भी करना पड़ेगा। एक ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य माना है। क्या माना है? मुक्तक के एक काव्य। अब देखिए पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की जो ट्रिक मैंने बनाई है। सबसे पहले प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है? श्याम मोहन दशरथ बंधु, कर्नल ग्रियर्सन, नगेंद्र झंडू। श्याम मोहन दशरथ बंधु, कर्नल ग्रियर्सन, नगेंद्र झंडू। श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इसी के साथ में चंद्रबली पांडे, ध्यान में रखिएगा। दशरथ शर्मा, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र और झंडू कौन थे? मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया झंडू थे। तो ये जो विद्वान है 1 2 3 4 5 6 7 8 ही विद्वान बताए थे मैंने आपको। 8 जो विद्वान है, इन्होंने क्या माना? पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक। ट्रिक याद रखिएगा, श्याम मोहन दशरथ बंधु, कर्नल ग्रियर्सन, नगेंद्र झंडू। श्याम मोहन दशरथ बंधु, कर्नल ग्रियर्सन, नगेंद्र झंडू। एक सटीक पंक्ति बनाई हुई है, इसको बिल्कुल रट लीजिए। यहाँ से 8 विद्वान ये क्लियर होते हैं जिन्होंने रासो को, ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। नेक्स्ट है अर्ध प्रामाणिक। मुनि ने सुना है दशरथ रोज आधा नहाता है। मुनि ने क्या सुना? कि जो दशरथ है वो रोज आधा नहाता है, पूरा नहीं नहाता है, आधा नहाता है। नहाता से मतलब नहाता है, स्नान करता है। तो मुनि ने सुना है दशरथ रोज आधा नहाता है। मुनि से मुनि जिन विजय, सुना से सुनीति कुमार चटर्जी, है से हजारी प्रसाद द्विवेदी,
दशरथ रोज से दशरथ ओझा, रोज से क्या लेना है? ओझा। वहां पे ऊपर देखिए दशरथ शर्मा है, यहाँ पे दशरथ ओझा नहीं लेना है, दशरथ शर्मा है। इसमें दशरथ रोज से दशरथ ओझा, आधा से लेना है अर्ध प्रमाणिक, आधा से यानी अर्ध, अर्ध यानी आधा, तो अर्ध प्रमाणिक नाटा से अग्रचंदे नाटा, नाटा से अग्रचंद नाटा। तो सीधा याद रखे, मुनि ने सुना है कि दशरथ रोज आधा नाता है, पूरा नहीं नाता है, रोज आधा नाता है। ये 5 विद्वान यहाँ से क्लियर हुए। और फिर आता है अप्रमाणिक, सकल श्याम की ओजल देख मुंशी बोले मुरारी से, सकल श्याम की ओजल देख मुंशी बोले मुरारी से, क्या बोले कि पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक है। साहब पृथ्वीराज रासो क्या है? अप्रमाणिक है। आचार्य शुक्ल, कविराज श्यामल दास, श्याम से श्याम सुंदर दास नहीं लाना, श्याम सुंदर दास ने प्रामाणिक माना है, यहाँ पे श्यामल दास है जिन्होंने अप्रामाणिक माना है। ओझल से यहाँ पे हीराचंद ओझा, कौन है? हीराचंद ओझा। मुंशी से मुंशी देवी प्रसाद, सकल श्याम की ओझल दे के मुंशी बोले मुरारी से, मुंशी से मुंशी देवी प्रसाद, बोले से बुलर, बोले से जो डॉक्टर बुलर है ना, इन्होंने भी अप्रामाणिक माना बुलर। एक शब्द यहाँ पे ऐसा ही छोटा है, राम और जोड़ लीजिएगा, राम। सकल श्याम की ओझल देख मुंशी बोले राम मुरारी से राम कुमार वर्मा और मुरारी से कवि मुरारी दान। तो यहाँ पे ये 7 कवि हो गए। सकल श्याम की ओझल देख मुंशी बोले राम मुरारी से कि रासो अप्रमाणिक है। सकल से आचार्य शुक्ल, श्याम से कविराजा श्यामल दास, ओझल से हीराचंद ओझा, मुंशी से कवि मुंशी देवी, ये कवि मुंशी देवी प्रसाद, बोले से बुलर और राम से राम कुमार वर्मा, मुरारी से मुरारी दान। तो अगर आपको इस प्रकार से याद रहे, कर सकते हैं, आपको अपने स्तर पर याद है तो आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। सन 1875 में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रामाणिक रचना घोषित किया। बुलर ने अगर इस रचना को अप्रामाणिक माना तो किस आधार पर माना है? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर। क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? उत्तर होगा डॉक्टर बुलर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं सदी का ग्रंथ सिद्ध होता है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा है, मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए, बाल बेस ससीता समीप अमित रस पिनिए। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं। गारसाद ताशी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो में 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्रण है। ये कथन किसका है? गारसाद ताशी का। पृथ्वीराज रासो में 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्रण है। चंद्रबरदाई को शिव सिंह सेंगर ने छप्पियों का राजा तथा डॉक्टर नामर सिंह ने छंदों का राजा कहा है। दोनों में ध्यान रखिएगा, छप्पियों का राजा चंद्रबरदाई को किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने, और छंदों का राजा डॉक्टर नामर सिंह ने। इस रचना में एक खंड या प्रसंग कई मास वध का आता है। किस रचना में? पृथ्वीराज रासो में, जिसमें कई मास के कामांध होने के कारण इसका पृथ्वीराज ने वध किया था। तो ये पृथ्वीराज रासो के संबंध में कुछ जानकारी थी, काफ़ी कुछ फैक्ट इसमें है और क्वेश्चन भी यहाँ से अक्सर बनते हैं। अगली जो रचना है 5वें नंबर पर आती है हमीर रासो। इसका समय देखिए 1357 ईस्वी, संवत 1414, संवत 1414। इसके लेखक है सारंगधर। भाषा कौन सी है? पिंगल। और प्राकृत पेंगलम में इसके कुछ छंद मिलते हैं। ये प्रकृति नहीं है, यहाँ पे क्या है? प्राकृत। प्राकृत पेंगलम जो रचना है इसमें भी इसके कुछ छंद मिलते हैं। किस रचना के? हमीर रासो के। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। क्वेश्चन बनता है, आचार्य शुक्ल साहब ने किस रासो ग्रंथ से
अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है? तो उत्तर होगा हमीर रासो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द का विकृत रूप माना है। ये अमीर शब्द का विकृत टूटा फूटा रूप माना है हमीर को। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। तो ये बात किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला जो रासो ग्रंथ है वो है विजयपाल रासो। समय क्या है? 16वीं शताब्दी और इसके लेखक है नल सिंह भाट। विजयपाल रासो 16वीं शताब्दी, लेखक नल सिंह भाट। देखिए यह ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश में रचित है, अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है। इसमें विजयगढ़ जो कि करौली में के राजा विजयपाल और पंग के राजा के मध्य जो युद्ध हुआ है उसका इसमें वर्णन किया गया। विजयगढ़ के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? विजयपाल रासो में। तो साथियों यहाँ पर हमारा ये रासो साहित्य का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। 6 रासो रचनाएं महत्वपूर्ण रासो साहित्य के अंतर्गत, खुमार रासो से लेकर विजयपाल रासो। इन रचनाओं को देखिए याद करने की हमने एक ट्रिक काम में ली थी कि रासो की खूबी पर पृथ्वी हमारी विजयी। रासो की खूबी पर पृथ्वी हमारी विजय हुई, हमारी विजय हुई। रासो से रासो साहित्य, खू से खुमान रासो, बी से बिसलदेव रासो, पर से प्रमाद रासो, पृथ्वी से पृथ्वीराज रासो, हमारी से हमें रासो और विजय से विजयपाल रासो। तो ये अंतिम रचनाएं विजयपाल रासो हमने पढ़ लिए। 6 रचनाएं यहाँ पे महत्वपूर्ण थी और इन 6 रचनाओं के बारे में हमने जितनी भी जानकारी हो सकती है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, आगे बढ़ने की संभावना, वो जानकारी हमने पूरी ग्रहण करने की पूरी कोशिश की है और सारे पैक्ट लगभग शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज के इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।